देखिए अब हमको आज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो निकालने के लिए आ गया। एक क्यूब है, उसके हर एक साइड के क्रॉस रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसके मान लो अब हम किसके जो एक एज के क्रॉस निकालोगे वही सभी एज के क्रॉस होगा। जो एक आप बॉडी डायगोनल यहाँ से यहाँ तक, ये कमरे को देखो वहाँ से यहाँ तक, जैसे बॉडी डायगोनल के क्रॉस निकालेंगे, जो एक बॉडी डायगोनल के क्रॉस आएगा वही सभी बॉडी डायगोनल के क्रॉस। ऐसे आपका एक फेस डायगोनल के क्रॉस निकालोगे तो वही सारे फेस डायगोनल के क्रॉस आएगा। तो इसको याद करने की ट्रिक है, याद कर लो क्या है, एवरी फ्रेंड बदतमीज। क्या है? एवरी फ्रेंड बदतमीज। अब देखिए ऐसे ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। फिर आपको गिनती गिनना है, गिनती तो आप लोग को आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या कर दीजिए यहाँ R, यही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, एवरी फ्रेंड बदतमीज, ठीक। क्या है, आप काउंटिंग शुरू अपॉन लगा लेंगे, नीचे से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको आसानी से याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। अब इसको बैठ के कैलकुलेट कहाँ करेंगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि एज डायगोनल के क्रॉस कितना आएगा, 7 बार, एज के क्रॉस क्या आएगा 7/12 बार, और फेस डायगोनल के क्रॉस कितना आएगा 3/4 R, और बॉडी डायगोनल के क्रॉस कितना आएगा 5/6 R। आप आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की ट्रिक थी, आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है बेसिकली मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में, ठीक है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पहले बता दिया है। तो मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज आप लोग को पता है, मीटर ब्रिज क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर उसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है, ये डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इसका होता है इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या था बेटा, अगर 4 रेजिस्टेंसेज एडजेसेंट साइड्स आप पैरेललोग्राम के कनेक्टेड हों और उनमें P/Q = R/S हो, एक डायगोनल पे बैटरी हो, एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता है तो क्या होगा, P/Q = R/S, यानी व्हेन गैल्वेनोमीटर shows no deflection, तो क्या होगा, P/Q = R/S। अगर आप ऐसे कनेक्ट कर दें, चार रेजिस्टेंसेस PQ RS, इसके क्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा हो और इसके क्रॉस क्या लगी हो, बैटरी, ठीक है। तो अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता है तो क्या होगा, P/Q = R/S। इसी पे आपका मीटर ब्रिज काम करेगा, ठीक है। अब मीटर ब्रिज नोट कर लीजिए, देखिए क्या है ये मीटर ब्रिज आपका, ये क्या होती है, कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, लगी होती हैं। कॉपर स्ट्रिप को थोड़ा क्या रखते हैं, मोटा। मोटा क्यों रखा जाता है बेटा, आपने पढ़ा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जब स्ट्रिप्स को मोटी कर देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। फिर अब देखिए इसमें 2 ऐसे आपके ओपन एंड होंगे और यहाँ पे एक आपको पॉइंट दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ओपन एंड पे किसी भी एक एंड पे, जिस एंड पे आप चाहें उस पे अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना वो लगा देंगे, दूसरे वाले पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं लेट स्मॉल r बी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर वायर, कौन किसका फोन है, देखिए मीटर ब्रिज आप देख रहे थे,
इसमें क्या है आपका, देखिए आपने क्या कर दिया, एक खाने के क्रॉस अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा, दूसरे के क्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स। हमने क्या ले लिया कि जो ये मीटर वायर है, इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। बेसिकली आप लैब में जाएंगे तो इसके नीचे एक स्केल लगी होगी आपकी, उस पर आपके ऐसे ऐसे 1 से 100 सेंटीमीटर तक लिखा होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में आप जब जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर की स्केल इसके नीचे लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर, ठीक। अब बेसिक कैसे व्हीटस्टोन पे काम करता है, जब इस स्विच को ऑन करेंगे, इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगी, गैल्वेनोमीटर के सामने एक जॉकी, जॉकी क्या होता है, पेन की तरह रहेगा, जिसका सामने का नोक चाकू की नोक की जैसा होगा, पीछे इस पे वायर आप कनेक्ट कर देंगे और उस जॉकी को क्या करना है, इसके ऊपर धीमे धीमे स्लाइड कराना है, ठीक है। जब स्लाइड कराते जाएंगे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, उसको कहेंगे नल पॉइंट। अगर मान लो यहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, नल पॉइंट, ठीक। और उसको हम यहाँ से लेंथ मेजर कर लेंगे, इधर से लेंथ क्या कर लेंगे, मेजर। मान लीजिए हमारा नल पॉइंट इधर से L पे आया तो इधर क्या हो जाएगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर। R है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो L लेंथ का रेजिस्टेंस LR हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R। अब अगर आप ध्यान से देखें, 4 रेजिस्टेंसेस 1 2 3 4 बन रहा है, एक डायगोनल के क्रॉस बैटरी है, एक डायगोनल के क्रॉस गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या मिला हमको कि ये अपान ये इज इक्वल टू ये अपान ये होगा, ठीक। तो लिख सकते हैं व्हेन गैल्वेनोमीटर, आप यहां से लिखेंगे जॉकी स्लाइड ओवर मीटर वायर, नल पॉइंट फाउंड एट L, ठीक है। L पे आपको नल पॉइंट मिल गया, तो अब क्या हो जाएगा, बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये अपान ये इज इक्वल टू ये अपान ये। मान लो X हमारा अननोन रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया, R, ये हमारा नोन है, इज इक्वल टू इधर हो गया LR अपान क्या हो गया 100 माइनस L इंटू R, ये R कट गया तो क्या बचा, X बाई R इक्वल टू L अपान 100 माइनस L। ये फॉर्मूला आ गया अननोन रेजिस्टेंस निकालने का, यानी अननोन रेजिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, X इज इक्वल टू L अपान 100 माइनस L इंटू R। बस आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो ध्यान ये देखना है कि कई बार ये रेजिस्टेंस बॉक्स इधर लगा होगा, ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस बॉक्स ऊपर लिखेंगे, X को नीचे लिखेंगे, बाकी इधर से L इधर से 100 माइनस L, कोई समस्या नहीं होनी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर ये रेजिस्टेंस बॉक्स इधर लगा है तो हम क्या करेंगे, पहले R लिखेंगे फिर अपॉन X लिखेंगे, R अपान X इक्वल टू L अपान 100 माइनस L, ठीक है। अब एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अगर इस गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इस गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया जाए तो नल पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेटा नल पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है आपका ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज क्या है, बैलेंस है, इसलिए इन दोनों को इंटरचेंज करने पे आपके नल पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसको और इसको इंटरचेंज कर दें, अगर हम अननोन रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बॉक्स को इंटरचेंज करें तब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आपका ये L क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, L हो जाएगा 100 माइनस L और जो L था, जो 100 माइनस L था वो क्या हो जाएगा L। ध्यान रखना क्या, इन दोनों को एक्सचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं तो हमारा एक्सचेंज हो जाता है। बाकी आपका बेसिकली इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, समझ गए, नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा है आपका पोटेंशियोमीटर, ठीक। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है, वह पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या है, इसमें वायर हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। वहाँ पे 100 सेंटीमीटर यूज करते थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 100, 200, 300, 400 जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इससे हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का निकालते हैं और दूसरा EMF कंपेयर करते हैं या किसी का EMF निकालते भी हैं। एक बैटरी का EMF मालूम है, दूसरे का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कई बार एक क्वेश्चन बहुत अराइज होता है कि हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं सेल का EMF पता करने के लिए, क्यों वोल्ट मीटर क्यों नहीं यूज करते। तो आप क्या होता है, देखिए वोल्ट मीटर जो होता है बेटा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो करंट ड्रॉ कर लेता है सेल से,
वोल्ट मीटर जब यूज करेंगे तो करंट ड्रॉ कर लेगा, तो एग्जैक्ट वो क्या देगा, टर्मिनल वोल्टेज, वो क्या देगा, टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन पोटेंशियोमीटर आपका सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। ये जब इसका ईएमएफ हम कंपेयर कर रहे होंगे या निकाल रहे होंगे तो ये सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, इसलिए ये एग्जैक्ट ईएमएफ देगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। ठीक है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी पोटेंशियल बढ़ेगा। तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है, L, के यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। ये बराबर किसके होगा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा इस सेल से मिलेगा जो सेल आपने अप्लाई किया है। ये के कहाँ से मिलेगा आपको, इस वाले सेल के ईएमएफ से जो आपने अप्लाई किया है। ये हमेशा के क्या रहेगा, कांस्टेंट। के कैसे आप निकालेंगे, के बेटा अगर कहीं निकालना है तो जो ईएमएफ, जो एक्सटर्नल बैटरी आपने ऑक्सिलरी सर्किट में लगाया है उसको क्या कर देंगे, एल लेंथ से, पूरी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, 100, 200, 300 जो भी है, तो आपका क्या मिल जाएगा, के। कई सारे क्वेश्चन आपको के निकालने के बाद ही सोल्यूशन होगा, तो ध्यान रखिएगा के का कौन बताएगा, ये वाला सर्किट। इस वाले इन दो सेल से हमारा कोई मतलब भी नहीं है। ठीक, तो अब जैसे हमको मान लो पहला सर्किट हमको क्या है, कंपेयर करना है ईएमएफ, दो का ईएमएफ कंपेयर करना है दो सेल का, तो कैसे करेंगे देखिए जरा। यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, कई बार रीजनिंग में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसको ही क्यों यूज करते हैं, और जैसे मैंने बताया वो वाला। ठीक है, असर्शन रीजन में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहला स्टेप, फर्स्ट बी क्लोज की के, ये जो के है इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर लेंगे। इस के को क्लोज करने के बाद हमारा पहला काम क्या होगा, ये सर्किट, इसको कोई भी एक सर्किट में क्लोज करके इसके बाद हम क्या करेंगे, देन क्लोज की K1 एंड K2 भी ओपन। पहले इसको क्लोज करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, और K2 को हम क्या रखने देंगे, ओपन। हमको यहाँ पे ईएमएफ कंपेयर करना है या किसी का ईएमएफ निकालना है, मान लो E2 का पता है, E1 निकालना है, हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार इस एंड पे रखेंगे और तब आपका डिफ्लेक्शन एक साइड जाएगा, और एक बार यहाँ रखेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या जाएगा, अपोजिट साइड। अगर आपका ऐसा नहीं जाता इसका मतलब सर्किट में कोई ना कोई फॉल्ट है। अगर आप एक बार यहाँ रखते हैं डिफ्लेक्शन एक साइड है, यहाँ करते हैं डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड है, तो आपकी सर्किट सही है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं और डिफ्लेक्शन एक ही साइड आता है तो क्या हो जाएगा, सर्किट में कोई फॉल्ट है। तो हम क्या चेक करेंगे कि अपना कनेक्शन कहीं लूज तो नहीं है, कनेक्शन चेक कर लिया। इसके बाद बेटा देखेंगे कहीं पे ये वाली बैटरी इस वाली बैटरी का टर्मिनल अपोजिट तो नहीं जुड़ा हुआ है। सर्किट में ध्यान देंगे, इसका पॉजिटिव इधर होगा, उधर ही इसका पॉजिटिव रखना है, क्योंकि फाइनली इससे करना हमको ये है कि पोटेंशियल एक दूसरे का कैंसिल करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसका पॉजिटिव और जो जिनका निकालना है उनका पॉजिटिव एक साइड कनेक्ट होना चाहिए। ठीक, इतना करने के बाद देखेंगे, और कई बार होता है कि आपका जो ये वाली बैटरी है इससे कम हो गई, अगर जो ऑक्सिलरी सर्किट का ईएमएफ जो ई है ये अगर आपका कम हो गया E1 और E2 से, तो भी आपको नल पॉइंट इस पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, जो ई को लगाना है वो क्या, E1 और E2 से बड़ा रखना है। क्या रखना है, ई को E1 E2 से बड़ा। पता चल गई फॉल्ट। पहली फॉल्ट क्या है, कनेक्शन लूज होगा। दूसरी फॉल्ट हो ये प्लस माइनस उल्टे कनेक्ट कर दिए होगे। तीसरी फॉल्ट आपकी है कि इसकी ईएमएफ जो है इन दोनों से क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ऑक्सिलरी सर्किट का ईएमएफ हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अब देखिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे, स्लाइड जॉकी ओवर वायर नल पॉइंट फाउंड एट L1। मान लो नल पॉइंट कहाँ पे मिल गया, L1। तो अभी हमने पढ़ा है पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, K इंटू एल के। तो ये क्या हो जाएगा, K इंटू L1। ठीक, अब क्या करेंगे, नाउ क्लोज की K2 एंड K1 बी ओपन। आप क्या कर देंगे, इस की को हम क्लोज करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ओपन। ठीक, अब हमको जो नल पॉइंट मिलेगा वो E2 के हिसाब से मिलेगा, K इंटू L2 हो गया। तो आपका ये निकल के क्या आ जाएगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई। नीड में इसी डायरेक्ट फार्मूले पे एक सवाल आया है कि इतने पोटेंशियल पे इतना नल पॉइंट दे रहा है, तो इतना पोटेंशियल है तो कितना नल पॉइंट होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। ठीक है,
नोट कर लीजिए, फार्मूला याद रखिएगा। दूसरा एप्लीकेशन आपका क्या है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या पता करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पता करना है तब क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस सेल का ईएमएफ निकालना है उस सेल को यहाँ लगा देंगे, उस सेल को हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा देंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ क्या कनेक्ट कर देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। और उसका हमें ईएमएफ निकालना है, इसको हम ई डैश कह दे रहे हैं। ई डैश अभी भी ई से क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। अब देखिए पहले काम हुए, फर्स्ट वी क्लोज की के देन K1, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, K1 को क्लोज किया, ठीक है, और K2 को क्या रखा, ओपन। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा आपका E1 इज इक्वल टू सीधे क्या मिल जाएगा, K इंटू L1। क्या मिल गया, K इंटू L1। नाउ क्लोज बोथ की K1 एंड K2। आप क्या करेंगे, K1 K2 दोनों को क्लोज कर देंगे। अब बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने K1 K2 दोनों को क्लोज किया तो ये सेल जो है इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस लग गया। अभी तक सेल के अक्रॉस रेजिस्टेंस नहीं लगा था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, इसके अक्रॉस अभी रेजिस्टेंस नहीं लगा था। अब क्या हो गया, इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई हो गया। तो आपने पहले देख रखा बैटरी में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग जाएगा तो क्या देगा, टर्मिनल वोल्टेज। तब क्या देगा वो, टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पे हमको दे देगा ये V, और हम V इक्वल टू K इंटू L2 लिख देंगे। V क्यों आया, समझ में आया। अब क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड E बाई V। तो क्या मिल गया, E बाई V इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा L1 बाई L2। अगर आप पुराना फॉर्मूला याद करें तो स्मॉल r इक्वल टू क्या होता है, E बाई बी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो स्मॉल r इक्वल टू E बाई बी की जगह हो गया L1 बाई L2, क्या हो गया, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R, ठीक है। इस पे सवाल मीटर भी जो पोटेंशियोमीटर से एक सवाल आपके बोर्ड में पक्का आएगा, 100% बोर्ड्स में आना है। और हर कंपटीशन में मीटर भी जो पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, ठीक है। कभी नहीं पूछा गया, कभी पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए बेटा हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। हमको देखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक है। आप 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर आप देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक। तो वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप सिंपल फार्मूले से देखें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू वी, वेयर आपने देखा है I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो यहाँ से हमको Q क्या मिल जाएगा, I इंटू टी। तो वर्क डन हमारा क्या है, VIT। क्या आया, यानी एनर्जी का पहला फार्मूला जो निकल के आया वो क्या आया, VIT अपॉन, और एनर्जी का दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी, ठीक। देखिए 3 फार्मूले हैं। ये वाला आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होगा जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये वाला आप कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे करंट सेम होगी सीरीज में, ठीक। और जब दोनों चीज़ें दी हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक। दूसरा आप देखें, अगर पावर पे आए तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। एनर्जी की यूनिट जूल या कैलोरी, कैलोरी में लेंगे तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक। वर्क अपॉन टाइम, अब सबको टाइम से डिवाइड करते हैं तो पावर का पहला फार्मूला क्या होगा, VI। दूसरा हो गया V स्क्वायर बाई R, और तीसरा हो गया I स्क्वायर R, ठीक है। समझ गए। अब देखिए इफिशियंसी कहीं निकालने के लिए आता है, ये खाली सारे फार्मूले वो बेस्ड हैं। इफिशियंसी ईटा होगा क्या, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100, ठीक है। देखिए जैसे IIT में एक बार इस पे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे पूछा गया, कैसे जरा देखिए, बात में नहीं, आपको सर्किट में पूछा है। IIT में एक बार सोचिए क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आया है, इतना आसान है, 2 बार आया है IIT में। क्या आया देखिए, जैसे मान लिया क्या दे देगा, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे एक बल्ब है, एक बल्ब यहाँ है, फिर एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है। बल्ब ही अच्छा नहीं बनना है,
ठीक। ये B1 बल्ब है, ये B2 है, ये B3 है, फिर एक बल्ब ही अच्छा नहीं बनना है। ये सारे ऐसे बल्ब लगे हुए हैं, ये बल्ब है, ठीक ठीक है। सबका रेजिस्टेंस क्या है? आर आर, इसका आर, इसका आर, इसका आर, सबका रेजिस्टेंस कैपिटल आर मान ले रहे हैं। बल्ब है तो भाई उसका रेजिस्टेंस भी होगा, पावर दिया होता है उससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब उसमें कहा है कि इन B1, B2, B3, B4, B5, B6 को आप इनके ग्लो के हिसाब से अरेंज करिए। किसके हिसाब से? इनके ग्लो के हिसाब से। कौन सबसे तेज जलेगा, कौन सबसे धीमा जलेगा, ठीक है। तो भाई देखिए, जिसमें आप क्या पढ़े हैं, जो पावर मिलेगा वो क्या मिलेगा? I स्क्वायर आर मिलेगा, उसी हिसाब से ग्लो करेगा। अब देखिए, यानी जिसका करंट ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, वो ज्यादा तेज जलेगा। अब यहां से देखिए, अगर चलना शुरू करेंगे तो मैक्सिमम करंट किसमें जाएगा? इसमें। ये I करंट गया, मैक्सिमम इसमें गया, तो सबसे तेज कौन ग्लो करेगा? B1 सबसे तेज ग्लो कर गया, ठीक। इसके बाद देखें, B1 के बाद यहाँ करंट डिवाइड हो रही है। अब कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये कि ये? इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा है, किस वाली ब्रांच का? अरे भैया, ये 2R है और ये R/2, और ये हो गया 1.5R, ये 1.5R, ये 2R, तो किसमें करंट ज्यादा जाएगी? इसमें करंट कम जाएगी और इसमें करंट ज्यादा, यानी I1 में करंट आपकी क्या हो गई? कम I2 से, ठीक। इस पे अगर आ जाए तो इसके बाद नंबर किसका आएगा? इनके हिसाब से देखना पड़ेगा। ऊपर वाले में ना करंट आपकी ज्यादा किसमें गई? इसमें, यानी अब इसके बाद नंबर किसका आ गया? B4 का। फिर आ गए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे करंट दोनों में इक्वली डिवाइड हो रही है ना, ठीक है। अब करंट क्या हो जाएगा? इससे भी कम करंट इसमें जाएगी, इससे भी करंट कम इसमें जाएगी। इसके बाद इन दोनों बराबर ग्लो करेंगे, तो ये दोनों क्या हो गया आपका? B2 इक्वल टू B1, फिर उससे भी कम कहाँ चला जाएगा? B6 इक्वल टू B5। ये अरेंजमेंट हो जाएगा। कहाँ गला लिख गया? अरे B2, हाँ, B2 इक्वल टू B3, B2 इक्वल टू क्या हो गया? B3, ठीक है। अरे B6 और B5 में सेम करंट नहीं जाएगी, तो इनकी ग्लो तो बराबर ही होगी। अरे भाई, पैरेलल में है, रेजिस्टेंस सेम है। जब रेजिस्टेंस सेम है तो सेम करंट नहीं डिवाइड होगा। अभी करंट डिवीजन सब सिखाया है। हाँ बोल बेटा। हाँ, सेकंड और ये दोनों तो सेम ग्लो करेंगे, करंट सेम जा रही है दोनों ना, सीरीज में है। यही देख लिया, IIT में क्वेश्चन आ चुका है, सोचो। देखिए, इसी में घर का बिजली का बिल निकालना भी जान लीजिए, ठीक है। आपके घर का बिजली का बिल वो किसमें होता है? किलोवाट आवर में। किसमें आता है? जिसको कहते हैं 1 यूनिट बिजली। 1 यूनिट बिजली कितना होता है? 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस हो, उसको 1 घंटे इस्तेमाल करो, ठीक। अब कैसे निकालेंगे? एनर्जी इन किलोवाट आवर। इसको निकालने के लिए पावर रखेंगे वॉट में, इंटू टाइम रख देंगे आर में अपॉन 1000, तो ये आपका आ जाएगा एनर्जी किलोवाट आवर में। अब 1 किलोवाट आवर में अगर हमको जूल निकालना हो तो कैसे निकलेगा? 1 किलोवाट आवर में हमको जूल निकालना हो, अरे 1 किलो में 1000 वाट हो गया, ठीक। पावर 1 वाट हो गया, ठीक है। और आर में कितने सेकंड हो गए? 3600। कितना आया? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्या हो, भूल जाओ, हाई स्कूल स्तर का रही जो गधन। तो एनर्जी किलोवाट आवर में पावर इन वॉट इंटू टाइम इन आवर अपॉन 1000। जितने भी अप्लायंस लगे हैं, कितने घंटे इस्तेमाल कर रहे हो, उससे मल्टीप्लाई करके महीने भर का बिल निकाल लियो अपने घर का, ठीक। अपने घर का बिल निकाल लेना कि AC कितना देर चलाते हो, TV कितना देर चलाते हो, कितने वॉट का है, उससे आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? आपके घर के बिजली का बिल, ठीक। अब एक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? हीट के लिए है, ठीक। मिटा दूं?
तो हीट डायरेक्टली अगर कहीं पे हीट जा रही है तो हीट क्या होती है, I स्क्वायर RT। क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कहता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दिस इम्प्लाई दैट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। ठीक, अगर यहाँ पे क्या करें, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है इंटू I स्क्वायर RT। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 कहाँ पे, 0.23 लगभग होती है शायद। ठीक, तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT। MKS सिस्टम में जाएंगे K1 ले लेंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसको हीट, इसीलिए देखिए क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर का जब इस्तेमाल होता है तो जो सप्लाई होती है वो 1000 वोल्ट या उस पर किया जाता है, हाई करंट पे नहीं की जाती है। जो पावर लाइन में सप्लाई है वो क्या होता है, हाई करंट पे नहीं की जाती है, क्योंकि जब हाई करंट होगी तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, आपका वायर गल सकता है। इसीलिए वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल क्या करते हैं, वोल्टेज को हाई कर देते हैं। आपको 11000 और 13000 24000 की लाइन भेज देते हैं, जितना दूर ट्रांसमिट करना है उतना हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं और करंट को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ताकि हीट पावर लॉस ना हो जाता। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग करेंगे MCQ। ठीक।